नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिल्किस के दोषी जिनको 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था एक छूट के ज़रिए, गुजरात सरकार 2 हफ्ते से ज़्यादा इस घटना को गुजर चुके हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा बिल्किस के जो बलात्कारी हैं और साथ ही उसके परिवार के जो हत्यारे हैं वो खुले घूम रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। 1.3 बिलियन लोगों का, 140 करोड़ लोगों का देश देख रहा है कि बिल्किस जिसने कहा कि मेरा ये हक है कि मैं शांति से जी सकूं, मुझे वो शांति वापस चाहिए, मुझे वो सुरक्षा वापस चाहिए। लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जो शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि बिल्किस शांति से नहीं है। ऐसे ही 2 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की गुहार लगाई है कि बिल्किस के जो दोषी हैं उनको वापस जेल भेजा जाए और जो रिमिशन दी है गुजरात सरकार ने उसको कैंसिल किया जाए सुप्रीम कोर्ट के जरिए। रूपरेखा वर्मा और साथ ही सुभाषिनी अली सीपीएम से जुड़ी हुई हैं और जानी मानी एकेडमिक सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इनके साथ तीसरी जो पिटिशनर है, इस पिटिशन में जो हिस्सेदार हैं वो पत्रकार रेवती लॉल हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो महुआ मोइत्रा हैं, टीएमसी की सांसद, उन्होंने भी अलग से एक याचिका दायर की है। सबसे पहले सुभाषिनी जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं तो मुझे ये बताइए कि क्या वो कारण है जो आपको लगता है कि गुजरात सरकार ने इन लोगों के साथ नरमी बरतते हुए, यानी इस तरह के लोग जिनको पिशाच कहा जा रहा है, जीते जागते पिशाच हैं, शैतान हैं, उनको उन्होंने आज़ाद कर दिया कि अच्छा बिहेवियर है। वो जो जिस कमेटी ने उन्हें सेलेक्ट किया उनमें से एक ने ये कहा कि ये अच्छे संस्कारों वाले ब्राह्मण लोग हैं। आपकी याचिका क्या कहती है, क्या गुहार लगाई है आपने सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, याचिका तो निश्चित रूप से जो कानून के पॉइंट्स हैं, कानून के बिंदु हैं, उनको लेकर के पूरी याचिका तैयार की गई है। और मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छे वकीलों ने आगे आकर के इस काम को किया है। कपिल सिब्बल जी हैं, अल्पना भट्ट जी हैं, ये बहुत बहुत कमिटेड लोग हैं और उन्होंने याचिका इस बुनियाद पर तैयार की है जो कानूनी त्रुटियां नजर आती हैं। वैसे तो गुजरात सरकार को एक तरह से अधिकार था कि वो उनको रिमिशन दे, उनको रिहा करे, लेकिन उस रिहा को करने में भी उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए था, जो ऐसा लगता है कि उन्होंने नहीं किया। जैसे कि उनको तो ये कहा गया कि 1992 के कानून के अंतर्गत वो अपना फैसला लें और उसमें बलात्कारियों को और जो आतंकवादी हैं उनको इसके दायरे के बाहर नहीं रखा गया था। लेकिन उसके बाद कई बार कानून बदले हैं, नियम भी बदले हैं और ये नियम तैयार किया गया है कि बलात्कारियों को, आतंकवादियों को इस रिहाई का फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 2-3 और बातें हैं, जैसे कि जो बिल्किस बानो के केस में जो ये सजा याफ्ता लोग हैं, इनको सीबीआई के कोर्ट ने महाराष्ट्र के अंदर सजा सुनाई थी। तो ये जरूरी था कि जो जज थे उनके साथ भी बातचीत करे गुजरात की सरकार। लेकिन जज साहब जो हैं, सालवी साहब, उन्होंने कहा है कि मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई और मैं बिल्कुल इस रिहाई के खिलाफ हूं, उनको कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो कोर्ट में थे, जब उनको सजा सुनाई जा रही थी, तो कहीं से भी उनके चेहरे पर किसी प्रकार की क्षमा मांगने का कोई भी मतलब प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब वो किसी तरह से शर्मिंदा या दुखी नहीं थे कि उन्होंने इतना बर्बर मतलब कांड किया है। तो उनका ये कहना था कि न मुझसे बात की गई और न मैं इसमें राय देता कि इनको छोड़ा जाए। इसके अलावा चूंकि केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने, सीबीआई ने, तो केंद्र सरकार से भी बातचीत करने की जरूरत थी। इसका भी कोई पता नहीं चला है कि केंद्र सरकार से
इन लोगों ने किसी तरह की बातचीत की है। इसके अलावा भी कुछ कानूनी बिंदु है। जी वापस आती हूँ आपकी तरफ। जी हाँ, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी हाँ सुभाषिनी जी, वापस आती हूँ आपकी तरफ। रूपरेखा वर्मा जी को मैं बहस में शामिल करना चाहती हूँ। आप कह रही थी कि कोई पशेमानी या कोई पछतावा नहीं था इन लोगों को, बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब जब ये लोग पैरोल पर वापस आए और अक्सर आते रहे, तब तब गवाहों को धमकाने का काम भी इन्होंने जारी रखा। रूपरेखा वर्मा जी, मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी वजह है जो आपने ये तय किया कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा? क्या चीज थी ऐसी जो आपको बेचैन कर रही थी? देखिए, ये व्यथा, ये तकलीफ तो बिल्किस बानो के केस में बिल्कुल जैसे कहते हैं पानी नाक के ऊपर पहुंच जाना, लेकिन एक लंबा सिलसिला हमारे यहाँ देश में चला, शर्मसारी का, अफसोस का, इंसान के जानवर बनने का और न्याय व्यवस्था और कानून के ठप होने का। कितने लिंचिंग के केसेस हुए, सड़क पर ही भीड़ ने आरोप लगाए, फैसला दे दिया, लिंच करके मार मार के मार डाला या अधमरा कर दिया, एक एक बूंद पानी को तरसाया। उनमें से ज्यादातर केसेस में कोई नहीं पकड़ा गया। चंद केसेस में जो पकड़े गए उनको फौरन 2-3 दिन के अंदर बेल मिली, और वो भी इसी तरीके से फूल मालाओं से सजा करके एक जुलूस के साथ में जय जयकारे के बीच में वापस आए। तो ये सिलसिला इतने दिनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, और हर बार हम लोग कोई लीगल एक्शन की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर में हम लोग मात खाते रहे या वो ठंडे बस्ते में पड़े। इस वाले केस में ये हमें बात याद रखनी चाहिए, आपने जो भी कहा वो मैं भी कहने वाली थी, कि ना सिर्फ ये कि इन लोगों ने अपनी सजा ज्यादातर तो भुगती ही नहीं, बहुत ही मामूली मामूली कामों के लिए इनको पैरोल मिलती रही। घर बनाना है, घर में कोई थोड़ा सा मरम्मत करानी है, इतने भयंकर अपराधों का जो दोषी पाया गया है, केवल वो एक्यूज्ड नहीं है बल्कि कन्विक्टेड है, उनको आप इतने छोटे कामों के लिए पैरोल लेते, वो जिंदगी का मजा लगातार लूट रहे हैं, फिर आप उनको रिहा कर देते हो बीच में। इसमें जैसा सुभाषिनी जी ने कहा है, तमाम कानूनी इसमें गड़बड़ियां हैं। इसके अलावा जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखने की जिम्मेदारी भी कोर्ट की जिम्मेदारी है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की, कि हमारे संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें लोकतंत्र और समानता रची बसी है, उसकी रक्षा करना भी उनका काम है। तो मुझे तो लगता है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली जानी चाहिए थी। जब नहीं ली गई तो हम कुछ लोग गए हैं, हम उम्मीद करते हैं हमें न्याय मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो इतिहास में ये दौर दर्ज होगा। अगर न्याय नहीं भी मिलता है तो भी इतिहास में ये दौर दर्ज होगा। इसके अलावा ये भी दर्ज होगा कि जब देश सो रहा था, जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां सो रही थीं, जब प्रधानमंत्री सो रहे थे, गृह मंत्री सो रहे थे, तमाम बड़े बड़े जज सो रहे थे, ब्यूरोक्रेट सो रहे थे, तब कुछ लोग ऐसे थे जो जाग रहे थे, जिनको तकलीफ हो रही थी और जो अदालत में गए थे। सुभाषिनी अली जी, मुझे बताइए कि हमने उस तरह का कोई इनकलाब तो हम नहीं देख रहे हैं, ऐसा कोई नारीवादी आंदोलन जो कि निर्भया के मामले में जो हमने देखा कि हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पर निकल आए, और एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी उस पूरे माहौल का, जिस तरह से मैं कहूँगी शुरू हुआ एक आंदोलन के तौर पर, लेकिन एक फ़ायदा भी मिला। आज वो पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी बिल्कुल खामोश है। गुजरात जाकर भी आम आदमी पार्टी ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, और बीजेपी से तो मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ, इसीलिए आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इस पर आवाज़ उठाई है, बाकायदा उनके बड़े नेता, और साथ ही गुजरात में जाकर भी वो एक राजनीतिक मुद्दा इसको बना रहे हैं। लेकिन मैं सामाजिक नजरिए से अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या ऐसी वजह है जो सेक्युलर, तथा कथित सेक्युलर पार्टियां भी इस बारे में बात करने से कतरा रही हैं? निर्भया के लिए जो लोग सड़क पर आए, राजनीतिक मुद्दा बना, कानून बदला गया, फांसी हुई दोषियों को, आज क्यों खामोश हैं राजनीतिक दल? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल की तरफ से नहीं बोलना चाहती हूँ। आप पार्टी के बारे में आप जानना चाहती हैं, आप उनके लोगों से बात करिए। कांग्रेस पार्टी की आप तारीफ करनी क्यों करनी मुझे मालूम नहीं है,
लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकती हूँ। मेरी पार्टी जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पहले दिन से हम लोगों ने बयान भी इसके खिलाफ दिया, और हमारी जो इकाइयां हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहरा करने हैं, हर तरह से इस कांड के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि यहाँ हमारी ये डिबेट होनी चाहिए कि कौन सामने आ रहा है, कौन नहीं सामने आ रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है कि कौन क्या कर रहा है। मैं समझती हूँ कि इस केस के साथ बहुत बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। ये केवल एक बिल्किस बानो के साथ अन्याय का केस नहीं है। इसमें हम लोगों ने देखा कि जब ये लोग रिहा हुए तो इनका महिमा मंडन हुआ, इसके साथ साथ इनको संस्कारी ब्राह्मण भी कहा गया। और हमें याद रखना चाहिए कि ये जो पार्टी आज हमारे देश में राज कर रही है, ये कभी भी संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं रही है। इनके पीछे जो आरएसएस है, उन्होंने हमेशा कहा है कि मनुस्मृति हमारा मतलब न्याय शास्त्र है जिसके आधार पर ये देश चलना चाहिए। तो उसी आधार पर आज आप देख रहे हैं कि हाथरस में अगर एक वाल्मीकि लड़की के साथ रेप होता है, तो उसके जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, जब वो ऊंची जात के हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, वो लड़की मर जाती है, फिर भी सरकार और प्रशासन उन बलात्कारियों को ही बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अभी हम देख रहे हैं कि कर्नाटका में एक तथाकथित धर्म गुरु है, उनके खिलाफ 2 नाबालिग लड़कियों ने, जो उनके सहधर्मी हैं, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है कि उन्होंने उनका लैंगिक उत्पीड़न किया है। एफआईआर दर्ज भी हो गई है, लेकिन अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। तो आज जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये कि हमारे देश में किस तरह से कानून को लागू किया जा रहा है। अपराध के आधार पर नहीं, अपराध के आधार पर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारा रूल ऑफ लॉ कहता है कि अपराधी को अपराध के आधार पर सजा होगी। लेकिन हमारे देश में अब क्या हो रहा है, अपराधी को उसके धर्म और उसकी जात को देख करके अब सजा देने का की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ जो पीड़ित पक्ष है, उनकी जात क्या है, उनका धर्म क्या है, ये भी अब देखा जा रहा है। जो अत्याचारी है उसको सजा सुनाने से पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कानून की जो व्यवस्था है हमारे देश में, उसको पूरी खत्म कर दी जा रही है। और जिस तरह से हम आज तक कानून की उम्मीद कम से कम करते थे कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा, अब ये हमारे सामने बात आ रही है कि इंसाफ की उम्मीद भी हमको छोड़नी पड़ेगी अगर हम नहीं लड़ेंगे, अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से ये कहना है कि इसमें लोग ये समझे कि ये सबके इंसाफ का सवाल है, ये सबके अधिकारों का सवाल है। अगर एक एक नागरिक इस देश का खड़ा नहीं हुआ, अगर इसके खिलाफ उसने अपनी आवाज को नहीं उठाया, तो किसी को भी अब न्याय की उम्मीद इस देश में नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत गंभीर सवाल है, और इसको गंभीरता के साथ लेना अब जरूरी हो गया है। इसको हमें समुदाय या जात के आधार पे भी नहीं देखना है, इससे बढ़कर के देखना है कि हमारे नागरिक अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। और जो कमजोर लोग हैं, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, ये सबसे बड़े भुक्तभोगी होंगे अगर न्याय की व्यवस्था का इस तरह से पूरी तरह से इसको पलट करके इसको अन्याय की व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए। रूपरेखा जी, यहाँ जो फर्क है इस बात का, चाहे मैं निर्भया के मामला, बार बार वो मामला सामने इसलिए आता है क्योंकि वो एक तरह का ऐसा सामाजिक और नारीवादी आंदोलन था जो भारत के इतिहास में शायद पिछले कई दशकों में महिला अधिकार, महिला सुरक्षा को लेकर नहीं देखा गया। लेकिन इस मामले में वो कोई भी लड़की हो सकती थी जो निर्भया थी, उसकी पहचान का संबंध नहीं था उसके साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ। लेकिन यहाँ पर बिल्किस के मामले में बिल्किस के बलात्कार और उसके परिवार के हत्या का पूरा आपकी बात जी बिल्कुल सही है। जी, मैं रूपरेखा जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं जानना ये चाहती थी कि क्या आपने कहा कि ये इंसान के जानवर बनने की कहानी है, ये इंसान के जानवर बनने का सफर भी है, तो हमारे नेताओं के अलावा क्या हमारे समाज पे भी ये टिप्पणी है कि वो भी उस बलात्कार की जो पीड़ित है उसका जाति धर्म देखकर ये तय कर रहा है कि सड़क पे निकलना है या नहीं? जी,
देखिए आरफा जी, मैं जोड़ना चाहूंगी, ये इंसान से जानवर बनने का दौर है और इंसान से जानवर बनाने का ये दौर इंसान नागरिकों के अपने आप स्वतः चुना हुआ ये रास्ता नहीं है, बल्कि इसमें सरकार और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, भूमिका है कि हम जानवर जब तक नहीं बनेंगे हमारी कोई भी यहाँ पे हैसियत नहीं बचेगी। नंबर 2 मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो ज्योति का केस था, जो कहा गया निर्भया कांड जो हुआ, उसमें सड़कें लबालब भरी हुई थी प्रोटेस्ट से और देश भर में हुए। हमें याद नहीं है, नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है कि बिल्कुल उससे सटे हुए पंजाब के गांव में एक लड़की का रेप हुआ था। पुलिस ने उससे बड़े अश्लील सवाल पूछे थे और उसने आत्महत्या कर ली थी, एक मोमबत्ती उसके लिए नहीं जली थी। तो आवाजों का कहाँ जुट पाना, कहाँ ना जुट पाना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। लेकिन आज के दौर में कई और चीजें हैं, जैसा सुभाषिनी जी ने कहा कि आज कोई सड़क पे निकलने नहीं दिया जाता है कोई विरोध करने के लिए, कोई बात हम कह नहीं सकते, हम पर देशद्रोह का मुकदमा चल जाता है, हम कोई लेख लिखते हैं तो उसमें भी मुकदमा चल जाता है, हम कोई स्टैंड लेते हैं तो हमारी संस्था बंद कर दी जाती है, उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज बंद कर दिए जाते हैं। तो कहीं सरकार की तरफ से और उससे जुड़ी संस्थाओं की तरफ से इतनी ज्यादा तानाशाही और जुल्म है कि अब आवाज उठाने के लिए स्पेस बहुत संकरे हो गए हैं। एक फैक्टर ये है और दूसरा ये कि आवाज कहाँ पहुंचती है कहाँ नहीं, जैसा पहले भी हुआ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन ये भी सच है कि हिंदू मुस्लिम का विभाजन और ये नफरत का खेल इस कदर दिमागों में बसा दिया गया है कि पहले की बनिस्बत आज बहुत सारे लोग बेशर्मी से एक औरत की इज्जत लूटे जाने पर, लोगों को बेरहमी से मार डालने पर भी लोग हिंदू मुस्लिम का सवाल उठाते हैं। तो ये कई फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, आवाज उठाने के रास्ते संकरे होना, सरकार द्वारा जुल्म होना, और तीसरी बात कि सांप्रदायिक फिरका परस्त मानसिकता का ज्यादा बढ़ जाना, ये भी एक फैक्टर हमारे समाज में है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है कि चाहे चंद लोग ही हों, मुट्ठी भर लोग ही हैं, वो इन सारे सवालों पर, औरत का सवाल हो, लोगों को गलत तरीके से जेल में भेजने का सवाल हो, जर्नलिस्ट की आजादी का सवाल हो, उन लोगों को बोलते तो रहना चाहिए, चाहे जेल का खतरा हो और चाहे इनकी ईडी से द्वारा हमारे घर को खंगालने का खतरा हो। हमें बोलना जरूरी है और शायद इसी का एक छोटा सा एक कदम हम लोगों ने उठाया है और हमें इंतजार है कि इसमें क्या होगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग भी हों, लेकिन शायद वो भी एक राष्ट्र की जो आत्मा और जो अंतरात्मा है उसको जिंदा रखने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां गुजरात चुनाव के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने सीधे तौर पर चुनाव का फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इन लोगों को आजाद कराया है। आप सोचिए, हम इस समाज की बात करें जहां एक महिला के बलात्कारी, उसके परिवार की महिलाओं के, उसकी माँ और उसकी बहनों के हत्यारे, बलात्कारी, उसके पूरे खानदान को नेस्त नाबूद करने वाले जो पिशाच हैं, उनको रिहा करने के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उसको इनाम दिया जाए। और ऐसा समाज, ऐसा वोटर भी तैयार है जो उसको वोट देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों की बहादुरी को हम बहुत सलाम करते हैं। हमारे दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि चाहे ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनका रहना बहुत जरूरी है। रूपरेखा वर्मा जी और सुभाषिनी अली, दोनों आपका शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुने। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं।
क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।